सुधांशु जी, पहला प्रश्न आप ही से है और वो ये है कि जिस तरह से तनाव इस पूरे इलाके में फैल रहा है, ईरान अमेरिका के खिलाफ, ईरान हवा दे रहा है हमास को, ये अब बात किसी से छिपी नहीं है। खुलकर कहते हैं अयतुल्लाह खुमैनी कि हम, मेरा हाथ तो नहीं है इस आतंकी हमले में 7 अक्टूबर के, लेकिन हम उनका हाथ चूमना चाहते हैं जिन्होंने इसे अंजाम दिया। ऐसे में जो ये खून खराबा, एक तरफ नेतन्याहू का बदला, दूसरी तरफ ईरान का हवा देना, तीसरी तरफ अमेरिका के युद्धपोत यहां पर पहुंचना, इस पूरे इलाके में जो ये तनाव फैल रहा है उसे किस तरह से देख रही है भारत सरकार और आप? देखिए, इस पूरे इलाके में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, अगर आप इसको समझें तो इसका मूल कारण ये था कि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। G20 में आपको ध्यान हो, सऊदी अरब के प्रिंस यहां एक दिन एक्स्ट्रा रुके भी थे, यूनाइटेड अरब अमीरात, और उसमें मुख्य रूप से हाइफा बंदरगाह जो इजराइल का है, ये उसमें सबसे प्रमुख भूमिका में था। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने इजराइल से संबंध स्थापित कर लिए थे, सऊदी अरब संबंध स्थापित करने जा रहा था। यह बात मुस्लिम वर्ल्ड के कुछ देशों को नागवार गुजर रही थी। जैसे ईरान और टर्की की अलग प्रतिस्पर्धा है सऊदी अरब से, आज से नहीं जमाने से है, वो शिया सुन्नी का एंगल है और बाकी टर्की की खलीफत और इस्लाम के सेंटर का एंगल है। इसकी वजह से ये सबको दिखाई पड़ रहा है कि बगैर प्रोवोकेशन के ये घटना शुरू हुई। बगैर प्रोवोकेशन के घटना होने के बाद अब जो परिस्थिति पैदा हुई है, तो मुझे लगता है कि इसमें वो देश कामयाब होते नजर आ रहे हैं कि वो मजहबी आधार के ऊपर एक पोलराइजेशन करने में सफल हो रहे हैं, और जो अब्राहम एक्कॉर्ड साइन होने वाला था वो अब रुक गया। इसमें संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि इससे सबसे बुरा प्रभाव चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव में पड़ने वाला था, तो कहीं बैकग्राउंड से उनका भी हाथ हो, तो इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर वो इसके सबसे बड़े लाभार्थी होने जा रहे हैं। अब ये इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक परीक्षा है। क्यों? देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड का जो भी आज बेस है वो पेट्रोलियम के ऊपर है, और पेट्रोलियम की टेक्नोलॉजी 20-25 साल से ज्यादा की नहीं रह गई है। अब 20-25 साल बाद अगर उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रोवाइज करनी है, तो इन्हीं देशों के साथ आपको संबंध बनाना होगा जो समझदारी यूएई और सऊदी अरब दिखा रहे थे, मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के शासक लोग दिखा रहे थे। अगर आप ये लड़ते हैं तो भविष्य में आप अपने लिए और बड़ी चुनौती का सामना करेंगे। ये समझ लीजिए, मजहबी मकड़ जाल से मुस्लिम वर्ल्ड निकल पाएगा नहीं, ये एक चुनौती। और मैं एक और बात कह दूं, आज ये जो मिडिवल एज के आधार के ऊपर, संख्या बल के आधार के ऊपर हम लड़ लेंगे, हम ये करेंगे, इस ढंग की भावनाओं और उन्माद में बहाने से बचना चाहिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, एटम बम आ गया, उसके बाद यूरोप से पावर सेंटर अमेरिका शिफ्ट हो गया था। होंगे यूरोप के पास कितने भी टैंक्स होंगे, फाइटर प्लेन्स होंगे, यहां डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हो, सब बेकार हो गए। अब बताइए, आज कोविड को लेके ये भी थ्योरी है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है। अब वॉरफेयर किस लेवल पे जा रहा है, और आप मिडिवल में के माइंडसेट में करें, गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये मेरे विचार से मुस्लिम वर्ल्ड की दो विचारधाराओं के बीच की एक परीक्षा है, लेकिन कि अंततः ये किस में जाएगा। जो नेतन्याहू कर रहे हैं, क्या उसको कैसे सही ठहराया जाए? क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं ना कि सिविलियन कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा हो रही है सुधांशु जी, तो इधर से भी बदला कब तक, कहां तक, कितनों के मारे जाने तक, गाजा में एंट्री तक, क्योंकि और वो रेड लाइन है गाजा में एंट्री, मतलब फिर लेबनान, हिजबुल्लाह, वहां से पूरी तरह से अब फ्रंट खुल चुका है। इधर से सीरिया हो, ईरान हो, सब रेड लाइन मांग रहे हैं। अगर सिविलियन नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो सिविलियन है, वो सही है क्या? सिविलियन कैजुअलिटीज कहीं पर भी हो बहुत दुखद है, और जो फिलिस्तीन में हो रहा है उनके भी लोगों के ऊपर जो परेशानियां हैं, वो कष्ट हैं, वो दुखद है। परंतु इजराइल ने तो मौका दिया ना कि बाहर चले जाइए साउथ में। दूसरी बात, सर कहां जाएंगे? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कहां जाएंगे? रफा बॉर्डर ही नहीं खुला है अभी तक। अब सुनिए, मैं एक ऑन द लाइटर नोट एक बात कहता हूं। मैंने बचपन में मुस्लिम भजन भी बहुत सुने। उसमें एक भजन था कि ऐ मोमिनो सुनो ये जरूरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की। उसका आखिरी लाइन थी कि हर बंदा फिर दामने रहमत में आ गया, और इस्लाम उसके बाद फिर जहां पे छा गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, जो एडजॉइनिंग नेशंस हैं, वो अपना दामने रहमत क्यों नहीं खोल रहे हैं कि भाई मेरे साथियों, हम तुम मजहब के एक हैं, तुम्हारे दुख दर्द में हम साथ, चलिए। वो कह रहे हैं हम इधर नहीं लेना चाहते, वो खाली कर देगा तो इजराइल की बात, चलिए भाई मुझे एक इस्लामिक कंट्री बता दीजिए जिसके दवाइयों से लैस हवाई जहाज उसके एयरपोर्ट पे टेक ऑफ करने के लिए खड़े हों कि मुझे परमिशन मिले, मैं गाजा में जाकर ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा हूं। वो भी नहीं। इसका मतलब बहुत साफ है
कि जो अपने ही लोगों के साथ के दुख दर्द के साथ उनको एहसास नहीं है, यहां पर किसी को किसी के दर्द के साथ एहसास नहीं है, सबको केवल अपनी सियासत के साथ एहसास। और सबसे ज्यादा विचित्र बात मुझे अंजना जी ये लगती है, अभी आपने बताया ईरान की बात, तो यहां डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एक स्टैब्लिश थ्योरी है कि 1981 में इराक का जो न्यूक्लियर रिएक्टर जब उड़ाया था इजराइल ने, उसकी लीड ईरान ने दी थी, क्योंकि ईरान इराक में लड़ाई थी और ईरान को डर था कि उसने इराक कहीं ऐसा न कर दे। यानी तब ईरान को इजराइल का साथ लेने में भी गुरेज नहीं था। आज सऊदी अरब उनके साथ है, यानी यहां किसकी किससे यारी है इसमें किसी को समस्या नहीं है। बस हिंदुस्तान में चंद कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों की मारामारी है, ये समस्या है। ठीक है, चलिए इंटरनल पॉलिटिक्स बाद में बात करेंगे। विशंबर दयाल साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के तौर पर आपको बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री की स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या लग रही है? हमास का अंत करके ही मानेंगे, अपनी सेना को कह रहे हैं कि अब आप गाजा देखे रहे हैं, अब क्या है, मतलब कितने लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पश्चिमी देश में भी, अमेरिका में, ब्रिटेन में जो इजराइल के साथ है, वो भी पूछ रहे हैं कि सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगी नहीं होगी मर्डर, मतलब जो डेथ्स हो रही है उसमें। उन आपके 1400-1500 मारे गए, उधर आप कितना मार के बोलेंगे कि अब हमने बदला ले लिया? देखिए अंजना, हमें समझना पड़ेगा कि नेतन्याहू की जो मेंटल मेकअप है और जो उनकी आज की जो हालात हैं, उनके अंदरूनी हालात, वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में काफी फंस चुके थे और देयर वाज ए इंटरनल स्ट्राइफ। तो मैं समझता हूं, और फिर उसके ऊपर से इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, तो नेतन्याहू जो है उनके दिल पर, उनकी आत्मा पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है कि पहले तो आपने हालात क्रिएट कर दिए जहां अनस्टेबिलिटी, फर्स्ट टाइम इजराइल में ऐसा था कि लोकल के अंदर स्ट्राइफ थी, मतलब उनकी जुडिशरी, उनकी मतलब एक डिसकंटेंट था बहुत बड़ा। उसके बाद आपने एक अपॉर्चुनिटी दे दी हमास को कि उसने आपकी इतनी बड़ी कैजुअलिटीज कर दी और इतने बंधक बना लिए, इतने लोगों को बंधक बना लिया। तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ इजराइल और हमास का गेम नहीं है, कोई बड़ा खिलाड़ी है जिसने हमास को इस रोजी पाथ पर ले आया है और जिसने एक मौका दे दिया है। ईरान, देखिए मेरा मानना ये है, क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका ईरान जो है, देखिए ईरान और चाइना जो है ना, ये लोग नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करते हैं जब आग लग जाए। इनमें इतनी, ईरान में इतना दम नहीं है कि वो इतनी मतलब बड़ी उसको स्टार्ट करवा दे। स्टार्ट किसी और ने करवाया है, लेकिन अब वो उसका पूरा फायदा उठाएगा। चीन के कुछ और मुद्दे हैं। अगर चीन का स्टार्ट कराया है, चीन का मैं हार्डलाइनर क्रिटिक हूं और चीन को मैं सबसे ज्यादा, लेकिन स्टार्ट कराने में चीन का हाथ नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। ईरान नहीं, ईरान और चीन तो किसका है? आप इस नो, रूस बिल्कुल नहीं, तो फिर रूस इस टाइम पर आता। कौन? देखिए, हमास को कोई नहीं चाहता, सब हमास को उड़ाना चाहते हैं। हमास को तो आज के दिन पैलेस्टीनियंस भी नहीं चाहते। पैलेस्टीनियन जो फतेह है, उसके हमास के पिछले 15 साल से रिश्ते वेस्ट बैंक में है, गाजा पट्टी में, तो अब पर गाजा पट्टी से फतेह को निकालने वाला तो हमास है ना। हमास ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को बिल्कुल कर दिया, वो भी नहीं कर सकते। इसमें एक ऐसी चाल है जो कि अब जैसे ग्रैंड स्ट्रैटेजी, मैंने एक दिन आपको मैं बोल रहा था उस टाइम पे, जैसे ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी कि एलटीटी का सफाया कैसे करें। जब भारत की सेना नहीं कर पाई तो श्रीलंका कैसे सफाया करे। तो एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाई गई, पीस अकॉर्ड हुए, उन्होंने इनवाइट किया। इसी तरह से बहुत दिन से, मैं समझता हूं 3-4 साल से हमास भी प्रिपरेशन में था और इजराइल भी प्रिपरेशन में था। और किसी इंटेलिजेंसीज ने, ग्लोबल इंटेलिजेंसीज बहुत है, मेरे ख्याल में कुछ हमास को ऐसी इनपुट दी लगती है कि भाई अब तुम्हारी विक्ट्री है, और अब जो विक्ट्री अल्टीमेटली हमास के फिनिश करके रहेगा, इजराइल हमास को बिल्कुल मिटा के रहेगा। नेतन्याहू, उसकी स्ट्रैटेजी है, उसकी टैक्टिक्स है और उसको किसी की चिंता नहीं है। देखिए, बिल्टअप एरिया है, कैजुअलिटीज होंगी, लेकिन प्रोलॉन्ग वॉर करेगा।